नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम गुड़हल के बारे में पढ़ेंगे। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो गाँव में या शहरों में आसानी से मिल जाता है। तो इस पुष्प के माध्यम से हम इस पुष्प की विभिन्न जो जननांग है या इसके जो भाग हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी पत्तियों की हम बात करें तो पत्तियां हैं वो इस प्रकार की होती है। ऐसी पत्तियां गुड़हल के अंदर पाई जाती है और इसका जो पुष्प है वो इस प्रकार का होता है। इस पुष्प के हम विभिन्न अगर भागों की बात करें तो ये भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको हम पुष्प व्रंत बोलते हैं। इसी भाग के द्वारा यह पुष्प है वो पादप के तने से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत, ये वाला, या पुष्प डंठल। इस डंठल के ऊपर ही पुष्प स्थित होता है। ये जो नीचे वाला फूला हुआ भाग है इसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, यानी वह स्थान जहाँ पर पुष्प स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है। इसके बाद में सबसे पहला जो ये भाग है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं अनुबाह्य दल। ये अलग अलग हैं, इनकी संख्या दो, दो चार और दो पाँच या छः होती है। इसके बाद में फिर कुछ हरे रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बाह्य दल। ये थे अनुबाह्य दल और ये हैं बाह्य दल। ये जुड़े हुए रहते हैं और इनकी संख्या भी 5 या फिर 6 होती है। इसका काम है इस पुष्प के आकार को बनाए रखना। अगर ये बाह्य दल इसमें नहीं होगा तो ये पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो बिखर जाएगी। तो इसका जो काम है वो पंखुड़ियों के या पुष्प की आकार को बना करके रखना। इसके बाद में पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो होती है उसकी पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियों के द्वारा ही कोई पादप महत्वपूर्ण अधिक या कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो कीट हैं वो इनकी ओर आकर्षित होते हैं और यही कीट इनकी परागण क्रिया को सफल बनाते हैं। तो मैं एक एक करके इनके भागों को तोड़ने का कार्य करता हूँ और उसी के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके बाह्य दलों को तोड़ रहा हूँ। ये सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं और अलग-अलग रहते हैं। इसके बाद ये हरे रंग की संरचना, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। ये पुष्प के आकार को बना करके रखती है। ये पंखुड़ियाँ हैं, अभी ये पुष्प पूरा खिला हुआ नहीं है, तो इसके पंखुड़ियों को मैं अलग करके इसके जननांग है उनको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये पंखुड़ियाँ मैं अलग कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत सारी पंखुड़ियाँ अभी खिली हुई नहीं हैं और बीच के अंदर इसके जननांग वाले भाग हैं। इसके अंदर दो प्रकार के जननांग हैं, एक तो नर जननांग और एक है मादा जननांग। ये देखिए इसके अंदर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये संरचना इसका मादा भाग है। ये बीच बीच के अंदर स्थित होती है और यहाँ पर इसका जो ये वाला भाग है ये अंडा से होता है जिसके अंदर अंड कोशिकाएं या फिर इसका बीज बनती है और यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला इसका भाग है जिसको हम वर्तिका कहते हैं। तीन भाग होते हैं स्त्री के शरीर में, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब इसके ऊपर नर भाग की बात करते हैं। नर भाग इसमें यहाँ पर है। अभी पुष्प खिला नहीं है इसलिए ये अलग अलग नहीं हो पाए हैं। ये देखिए ये इसका नर भाग है। तो सबसे ऊपर ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके पराग कोश हैं और जिस संरचना से जुड़े हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। और इनकी जो संख्या है वो बहुत सारी होती है, सैकड़ों की संख्या में। अब प्रश्न ये है कि इसके अंदर जो परागण की क्रिया है वो जनन की क्रिया कैसे होती है और ये दोनों जो लिंग है इस एक ही पुष्प में स्थित होने के कारण इस पुष्प को हम क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प। पुष्प या पादप द्विलिंगी कहलाएगा। अगर इसमें एक ही लिंग होता तो इसको हम क्या बोलते? एक लिंगी पादप बोलते। इसमें परागण क्रिया कैसे होती है? तो यहाँ से जो परागकण है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें पीली पीली रंग के परागकण होते हैं छोटे छोटे। तो वो जो परागकण है वो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या फिर कीटों के द्वारा यहाँ से अट करके या उड़ करके या कीटों से लग करके यहाँ तक पहुँचते हैं वर्तिका के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर। फिर यहाँ से
वो पराग नलिका बना करके अंडाशय तक पहुँचते हैं और अंडाशय में जा कर के वो जो अंड पुट्टिकाएँ होती हैं, उन अंड पुट्टिकाओं को निषेचित करके अंड कोशिका का निर्माण करते हैं, अर्थात बीज का निर्माण करते हैं। तो अंड कोशिका कहाँ होती है उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये इसकी जो अंदर वाले भाग को मैं चीर रहा हूँ। ये सबसे जो नीचे वाला भाग है, इसको हम अंडाशय कहते हैं और इसी के अंदर इसकी जो छोटी-छोटी हैं, वो अभी जो अंड कोशिकाएँ हैं वो अपरिपक्व है और बिना निषेचित की है। तो यहीं पर इन छोटी-छोटी अंड पुट्टिकाओं से क्या बनता है? बीज का निर्माण होता है। इसमें भी आपको इसमें छोटी-छोटी अंड पुट्टिकाएँ दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से अपना ये गुड़हल का पुष्प था, जिससे हम आसानी से घर पर इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें हम विज्ञान के अंदर अम्ल और क्षार इन दोनों की जो जाँच है वो हम गुड़हल की पत्तियों से कर सकते हैं। अर्थात जो गुड़हल की पत्तियाँ हैं, वो एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब इसे अपन कैसे जाँच करें? तो इस पंखुड़ियों को हम सबसे पहले पानी में डाल देंगे और पानी में डाल कर के उस पानी को उबाल लेंगे और उस पानी से जो अर्क बनेगा, यानी जो उसका रस निकला हुआ उसमें रहेगा, उस पानी को सबसे पहले अगर हम जाँच करें एसिड की, जैसे अपने पास में नींबू है, टमाटर है या आँवला है, तो उसका कुछ रस लेकर के उस अर्क में डाल देंगे, तो उस अर्क का जो रंग है, वो गुलाबी हो जाएगा। तो गुलाबी रंग का मतलब कि उस पदार्थ में क्या है? एसिड है या अम्ल है। इसी प्रकार से हम क्षार की बात करें कि कोई कड़वा पदार्थ है या क्षार है, उस क्षार में उसको अगर डालते हैं, तो उसका जो रंग है, वो हरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार की जाँच करने के लिए इस गुड़हल को हम प्राकृतिक सूचक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गुड़हल हमारा एक अच्छा पादप है, जिसको हम कई उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा औषधि के क्षेत्र में भी ये पादप बहुत ही गुणकारी होता है और इस पादप को हम टहनी के माध्यम से आसानी से अपने आस-पास लगा सकते हैं और इसके इतने फूल आते हैं कि व्यक्ति अगर तोड़ना चाहे तो वह तोड़ता-तोड़ता परेशान हो जाएगा, लेकिन इसके फूल आते हुए नहीं रुकेंगे और इतने सुंदर होते हैं कि आप इसको अपने घर के सामने या बगीचे में या घर के आगे स्कूल में कहीं भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।